गुड मॉर्निंग क्लास। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। क्या है चैप्टर का नाम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। मीन्स पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? डिस्कवरी से। किससे स्टार्ट करेंगे? डिस्कवरी से। डिस्कवरी चैनल मत खोलिएगा। चलिए शंखनाद हो गया, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। और सबसे पहली डिस्कवरी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की किसने की थी? थॉमसन ने। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम बात की गई थी। आइए देखते हैं उनने क्या बताया था। उनने तो बताया था क्रिसमस केक, कल ही क्रिसमस था, क्रिसमस केक को बताया था। बट क्रिसमस केक बहुत से लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। चलिए आप देखें नहीं देखें, इसलिए हम आपको आपके आसपास में वाटरमेलन खाए भी हैं, देखे भी हैं। तो ऐसा कुछ बताया गया, ठीक है। खा मत लेना, नहीं तो फिर बोर्ड में विजिबल नहीं होगा। चलिए, तो बीज कुछ ऐसे काले काले रहते हैं, हाँ जी, ऐसे तो रहता है कुछ। हेलो, उसको क्या बोला गया था? ये एक्सपेरिमेंट है, ये 100% श्योर नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो पता चलना चाहिए ना कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, विचारधारा कहाँ से आई कि एटम हो सकता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब हो सकते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, आइए देखते हैं। जैसे उसमें बीज होते हैं, वहाँ उसको क्या बोला गया? नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जो पल्पी रीजन है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, लाल लाल जो है, कलर जो है नहीं वैसे, मान लीजिए रेड कर लीजिए, वाइट इक्वल टू रेड, तो जो रेड रेड रहता है उसे आप खाते हैं। उस पल्पी रीजन को क्या बोला गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोले गए। क्लियर? तो उनने ऐसा कुछ डिस्कवरी, एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि देखिए, अब ये इनने शुरुआत कर दी एटम की खोज की। कोई भी चीज़ की आविष्कार कैसे होता है? पहले वो कोई गलती करता है। भाई एक लोग पतंग उड़ा रहे थे लोहे की तार से, अब उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगता, बिजली के झटके ना लगते, बारिश हो रही थी, बिजली झटके उनको महसूस ना होते, तो हो सकता है हम ना जान पाते कि ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। कोई गलती करता तभी तो सीखते हैं हम, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं घर जाके हर एक सामान तोड़ दो, कह दो मम्मी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा ना करिएगा। तो उनने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उससे उन्हें कुछ आउटकम दिए। अब उसको जो कोई मिसप्रूव करेगा उसकी बात मानी जाएगी। भाई जब तक भाई सब अंधे हैं, एक किसी के पास आंखें हैं, वो कह रहा है कि ये वाइट कलर नहीं ब्लैक कलर, ठीक है, ये ब्लैक कलर से पेंटेड है, ब्लैक कलर, ठीक है। तो जब तक सब अंधे हैं तब तक सब ब्लैक मानेंगे। और उसमें से कोई एक अगर जिसको नजर आ गई या फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता आ गई, वो तो बताएगा ना ये वाइट है, तो हम उसकी बात मानने लगे। जब हमें नहीं दिख रहा है तो क्या, हमने तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं। थॉमसन साहब ने जो बताया, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, बीज की तरह है। जैसे वाटरमेलन में काले काले जो बीज हैं वो क्या है, आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जो ये है, जिसे आपने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? प्रोटॉन। ये यहां पर ये, और इलेक्ट्रॉन यहां पर ये, ठीक है, ये ओके, समझ में आया? तो अब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, और इस कंप्लीट को क्या कहा गया? एटम। क्या बोला गया? एटम, ठीक है। उनने ये समझाया हमें। तो चलिए सब कुछ नहीं बताया तो एटलीस्ट इतना बता दिया कि इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप है। तो कुछ चीज़ें तो हमें पता चली ना एटम के बारे में, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ जो थी, अब उसको कौन निकालेगा आगे? जो नए साइंटिस्ट होंगे। भाई यहाँ पे है, कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता नहीं हाँ ये सही है, क्योंकि इनने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं दिए थे। एक्सपेरिमेंट्स अगर दिए होते, उसको प्रूव किए होते, तो हो सकता है हम उसी बात को मानते, आगे कोई हम एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं। बट एक्सपेरिमेंट ना होने के कारण या कम होने के कारण जो है इनके ऊपर कई सवाल उठे।
और वो सवाल का जवाब कौन देगा? जो एक नई एक्सपेरिमेंट करके उनने बताया। चलिए ये देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, इनने क्या बताया था? जो रेड पार्ट है, जो एडिबल पार्ट जिसे खाते हैं, वो अब कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और जो उसमें केक में ड्राई फ्रूट्स था, इसमें जो सीड्स हैं वो आपका क्या है? ब्लैक सीड्स। वो क्या है आपका? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मीन्स उन्हें हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा, और इन्हें हमने क्या कहा? प्रोटॉन कहा। दैट्स इट। Thomson proposed an atom consists of positively spare and electrons are embedded in it. उनका मानना था कि थॉमसन का ये मानना था कि जो जितना भी चीजें हैं, ये जो एटम होता है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ये कहना था किसका? थॉमसन का। इज दैट क्लियर? भाई आपसे पूछे थॉमसन ने क्या डिस्कवरी की, आपको बताना पड़ेगा। बट ये क्या सही है? नहीं है, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, या अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे एटम होता क्या रियली, ठीक है। तो हम और समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उनका यही मानना था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका नंबर सेम रहता है। और ये सच है। आज भी हम भी देखेंगे आगे चल के एटम क्या होता है, तो वही है, सच है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है ना। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है तो प्रोटॉन का नंबर निकालना कोई बात नहीं, वो इक्वल होता है। दैट्स इट, आंसर निकल आएगा इजीली। इज दैट क्लियर? चलिए, और इसी कारण से वो न्यूट्रल होते हैं। कैसे भाई? जब 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जब सेम होगा तो न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे। भाई मैथ के बच्चे हो, मैथ तो पढ़े ही हो ना, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। इसी कारण से जो है उनका कहना था कि एटम स्टेबल होते हैं, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by the other experiment would be explained by this model. क्या है कि अब जो है कई सारी चीजें थॉमसन ने बताई, लेकिन उनकी जो कमियां थी वो आगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जाके हमें पता चला। आइए देखते हैं कैसे पता चलेगा। देखिए, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपको हंसी आ सकती है और प्लीज हंसिएगा नहीं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर किया? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब कुछ लोग के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा कि सर गोल्ड फॉइल क्यों इस्तेमाल किए? आयरन का फॉइल इस्तेमाल कर लेते या कॉपर का कर लेते, किसी का लेते। भाई जरूरी कि हम एक्सपेरिमेंट करें तो महंगा ही हो एक्सपेरिमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा बारीक हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा पतला कर देंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है सिंगल लेयर ही बचे या उससे डबल लेयर खाली बचे, तो ज़्यादा क्लियर आपको एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होगी। इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? गोल्ड फॉइल का। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? कुछ नहीं होता, एक सेटअप है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए, बाकी जो फिगर आपको बुक में दिया हुआ है एज इट उसी छापना है, इसको मत छापिएगा। तो समझ लीजिए होता क्या है। यहाँ से निकलती है ट्रेन, नहीं, यहाँ से निकलती है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से चिक 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 करके निकलते हैं और कहाँ से पास करते हैं? गोल्ड फॉइल्स। ठीक है, गोल्ड फॉइल भी ब्लू हो गया है, लेकिन गोल्ड फॉइल गोल्डन कलर होगा। चलिए, तो उससे जब पार्टिकल्स निकलती हैं तो कुछ पार्टिकल्स जाके सीधे फ्लोरेंट स्क्रीन में अटक जा रहे हैं, कुछ दाएं बाएं हो जा रहे हैं,
कुछ और कुछ हो रहे हैं, कुछ वापस रिपेल हो रहे हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है, मीन्स अभी एक्सपेरिमेंट हुआ कि जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकले, इस पर्टिकुलर जो आपका गोल्डन फॉइल है इससे क्रॉस ओवर होकर के कुछ स्कैटर्ड हो गए, इधर उधर हो गए, कुछ स्ट्रेट चले गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन किसने किया, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज एक इमेज देख लेते हैं। आज हमें पता है एटम कैसा है भाई, तब तो रदरफोर्ड को पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, बीच में होता है ना, नहीं होता। हाँ, इतने बड़े एटम होते ही नहीं है, और जितना छोटा एटम होता है उतना बना देंगे तो फिर हो सकता है आपको माइक्रोस्कोप लगा के वीडियो देखना पड़े। चलिए, तो यहाँ से भाई साहब अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ दाएं बाएं हो जा रहे हैं, कुछ और सीधे जा रहे हैं, कुछ और सीधे जा रहे हैं, कुछ एकदम से रेपल बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एटम है, तो ये न्यूक्लियस है, तो उससे रेपल बैक कर जा रहा है। चलिए अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, नो डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सीधे निकल जा रहे हैं, सीधे आर पार हो जा रहे हैं, किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, एकदम सीधे निकल जा रहे हैं, बहुत सीधे हैं वो, उनसे ज़्यादा सीधा कोई नहीं है, वो सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, किसी छेड़छाड़ नहीं। दूसरा, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल। कुछ जो है थोड़ा सा एंगल चेंज होता है। ठीक है, तो उस तरह हमने बनाया ही नहीं, जो बना देते हैं, हल्का सा एंगल चेंज हो गया या हल्का सा एंगल चेंज हो गया, इसी कारण से ही तो कुछ तो स्ट्रेट गए, कुछ का एंगल चेंज हुआ है। देख रहे हो, दिख रहा है? तो क्या हुआ, उनका एंगल चेंज हो रहा है कुछ अल्फा पार्टिकल्स का। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसीलिए बनाई गई थी जिससे पता चले भाई अल्फा पार्टिकल गए क्या, कहाँ गए। ठीक है भाई, इतने छोटे पार्टिकल्स कहाँ गए, तो वो स्क्रीन में डॉट डॉट पड़ जा रहा था जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे। तो ये देखा गया कि क्या है, कुछ तो सीधे चले जा रहे थे। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया गया, कुछ का एंगल हल्का बहुत इधर उधर हो जा रहा था। ठीक है, अब सरप्राइजिंग 1 out of every 1200 पार्टिकल अपीयर टू बाउंस बैक, और बहुत ज्यादा नहीं, 1200 लगभग अगर पार्टिकल जा रहे थे तो इसमें कोई एक पार्टिकल एकदम से वापस आ जा रहा था, बाउंस बैक हो रहा है, पूरा वापस आ जा रहा है एक पार्टिकल, बहुत सारे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसी के हिसाब से हमने पढ़ा है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं और रेवलाई दे रहे हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। हाँ जी, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। आइए देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने क्या कंक्लूजन निकाले, मेरा ना ऑब्जर्वेशन है ना कंक्लूजन है, ये सब किसका है, रदरफोर्ड साहब का है। आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। उनका कहना था एटम में ज्यादातर एरिया खाली है, क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, ना एंगल चेंज हो रहा है, ना बाउंस बैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एटम का ज्यादा एरिया क्या है, खाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ दैट द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। कुछ ही पार्टिकल्स हैं जो कि अपने एंगल्स को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट तो है एटम में, बट एक छोटे एरिया में। ठीक है, छोटे से एरिया में। क्लियर, आपको अभी पता है न्यूक्लियस में है, लेकिन उस समय उनको नहीं पता था, तो कहते हैं छोटे से एरिया में प्रेजेंट है, पूरे में नहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत कम दिख रहा है, इसका मतलब थोड़े से एरिया में। चलिए आगे देखते हैं। फिर a few very small fraction of alpha particles were deflecting by 180 degree, indicating that all the positive charge and the mass of the atom concentrated in a very small area। और बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो कि एकदम 180 डिग्री बाउंस बैक कर जा रहे हैं,
भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल, तो एकदम 180 डिग्री बाउंस बैक कर जा रहे हैं। बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो बाउंस बैक हो रहे हैं। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है या सॉरी अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन जो है वो बहुत सीमित एरिया में ही है, बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं। एग्जैक्टली समझ में आया? चलिए फिर आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड फाउंडेड दैट अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच इज़ द फॉलोइंग फीचर्स। अब इसी सब के बेसिस पर उनने क्या पता किया, एक न्यूक्लियर मॉडल बताया किसका, एटम का, और उसमें क्या क्या चीजें बताई आइए देखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये प्लैनेट्स की तरह बताया, रिवॉल्व करते हैं, इसलिए हमने क्या कहा है इसे, प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट इसको क्या कहा गया है, प्लैनेटरी मॉडल। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वैसे इसको भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस नियर ऑल द mass of an atom resides in the nucleus. Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus. कह रहे हैं कि ये जो सेंटर में एक मास है, प्रोटॉन और क्या है वहां पर न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियस बोला गया, और जो एटम का मास है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी में एग्जिस्ट करता है। मीन्स कंप्लीट मास इस पे एग्जिस्ट करता है न्यूट्रॉन में। मीन्स अगर हमें मास नंबर पता करना हो क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करना, मास नंबर पता चल जाएगा। अभी आगे देखो कैसे पता करते हैं, बताएंगे आगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये बोले पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एक डिफाइंड वो ऑर्बिट है, एक रास्ता है, पाथ है, उसी के अराउंड वो रिवॉल्व करते रहते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज और भी ज़्यादा छोटा है। तो अब एक फैक्ट हो सकता है कि एटम से छोटा है न्यूक्लियस, बट जो मास है पूरा कंसंट्रेटेड कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। इज दैट क्लियर? किसी भी एटम का मास क्या होता है, उसका न्यूक्लियस का मास, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा इतना कम मास होता है उसका कि उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, मानते ही नहीं कि हाँ इसका कुछ मास भी है। क्लियर? नेग्लेजिबल। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट समझ लें। और तो फिर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इनने माना था कि ऑर्बिटली रिवॉल्व करते हैं विद अ फिक्स्ड स्पीड, लेकिन आपको पता है सर्कुलर मोशन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन में फिक्स्ड मोशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भले ही आपका स्पीड कांस्टेंट हो, बट जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होती रहती है ना, तो फिक्स वेलोसिटी तो हो नहीं सकता। और बल्कि इनने यही कहा था, ठीक है। और अगर दूसरी बात माने वेलोसिटी कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो पॉजिटिव, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा और क्या होगा, धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस में जाके सेटल्ड हो जाएंगे। बल्कि ऐसा तो नहीं, समझ में आया? इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर ऐसा होता तो फिर जो है जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए आइए देखिए। तो ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूट्रॉन में चिपक जाता है, ये फ्यू सेकेंड्स लगते हैं, घंटे 2 घंटे ना लगते, एक आध घंटे लगेंगे तब जाके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। फ्यू सेकेंड्स में सारा कुछ हो जाता है। और इसका मतलब कोई भी प्रकार का मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता अगर ऐसा होता। क्लियर? क्योंकि हम तो जो मैटर देखते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमें तो वो दिखता है ना, इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। फिर ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द रेडियस एनर्जी मोशन कैन नॉट बी कांस्टेंट। तो कह रहे हैं मोशन जो है कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब भाई सर्कुलर मोशन आप कर रहे हैं दूसरी बार डायरेक्शन को चेंज कर ही रहे हैं एटलीस्ट। आगे बात करते हैं। Thus the revolving electron would lose the energy and finally into the nucleus। क्या होगा फिर रिवॉल्व करता हुआ, अगर कांस्टेंट एक एक्सेलरेशन हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन, और जब एनर्जी कम होगी तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा किसके तरफ, टूवर्ड न्यूक्लियस, और फिर जाके उसी में सेटल्ड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर
If this were so, the atom be highly unstable and hence matter would not exist in the form of that we know atoms are quite stable. तो क्या होता, सीधी सी बात है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कभी भी जो है एटम एग्जिस्ट ही नहीं करते या मैटर एग्जिस्ट ना करता, क्योंकि जब एनर्जी लूजन अप होता है तो कुछ ही सेकेंड में जो एटम है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना मैटर का, स्मॉलेस्ट एंटिटी है ना मैटर का, किसी एलिमेंट का। तो जब एटम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एंटिटी या फिर वो एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका जो बहुत ज़्यादा ब्रीफ जो है चीज़ें बताई गई हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की, वो आप नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ोगे। वो नेक्स्ट एपिसोड आपको कब मिलेगा जाके पढ़ने को, जब आप क्लास 11 में पढ़ जाएंगे, ठीक है। 11th में जाके आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैलेंसी है ये सब चीज़ें बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ आपको कहाँ तक 18 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक आपको सिर्फ याद करना है, 18 से 20 तक बस। इससे आगे आपको नहीं जाना। चलिए ये देखते हैं क्या है क्या नहीं। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताएं, in order to overcome the objection raised against the Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forwarded the following postulate about the model of an atom. जब ये सारी सवाल उठे कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन आप कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको स्पीड कांस्टेंट तो रख सकते हो, डायरेक्शन चेंज होती रहती। और अगर मान लो पावर कम हुई तो कोई एटम स्टेबल होगा नहीं। दिक्कत क्या होगी, सारे एटम अनस्टेबल होंगे। बट ऐसा नहीं है, तो है क्या पीछे, तो उन्हें कुछ चीज़ें बताई। पहला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डेकोरेट ऑर्बिट्स of electron are allowed inside at the atom. While revolving discrete orbit, the electron do not radiate energy. Their orbit and cells are called energy level. उनने ये बताया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में, एक ऑर्बिट नहीं है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो फिक्स्ड है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद जो है उनने कई सारे ऑर्बिट्स का नाम बताया और कहा कि कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं, क्योंकि एनर्जी लूज करेंगे तो सीधी सी बात है क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये कुछ चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ें आप कब पढ़ोगे 11। चलिए देख लीजिए उन्होंने क्या बताया था। ये न्यूक्लियस जो है इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा की जगह नहीं है। चलिए चौथा ये क्या हो गया, ये हो गया K, L, M और N। एक इस तरह से 4 और उनने ऑर्बिट्स बताए थे और कहा सभी में वो जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर्स वो है वो डिफरेंट रखा गया है, जिससे क्या है ये वो आसानी से एक फिक्स उसमें मोशन में मूव तो करते हैं बट जो है एनर्जी लूज नहीं करते। एनर्जी लूज करेंगे सीधी बात एटम स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ फिक्स्ड है, सेंटर है, समझ में आया? तो ऐसा नहीं भाई थॉमसन को हम भूल जाएंगे, थॉमसन ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बताई थी। अगर वो हो सकता है वो ऐसा एक्सपेरिमेंट ना लाते तो जो आज नील बोर ने कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस किए हैं, अगर वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट ना होते तो चेंजेस कहाँ से आ जाते, ठीक है। तो जो हर एक जो एक्सपेरिमेंट होती है इसीलिए हम पढ़ते हैं। आपके मन में सवाल है सर जो फेल हो गए उनको हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं वो फेल हुए हैं, उनने कुछ सिखाया ना, उनने कुछ स्टार्ट किया ना। भाई पहले जो आपको माइक्रोस्कोप थोड़ी बना, पहले क्या किया भाई एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कई सारे लेंस डालते चले गए और उसको माइक्रोस्कोप की तरह उसने देखा तो अनियन जो पील्स जो होती है उस तरह उनको कुछ सेल्स दिख रहे थे। तो अगर उनने ये सोचना स्टार्ट ना किया होता हो सकता है हम आगे जाके उसमें डिस्कवरी ना कर पाते, एक्सपेरिमेंट्स ना कर पाते। तो आज जो हम वैक्सीन्स ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, ये सब भी बनना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। इसीलिए हम उन सभी को पढ़ते हैं जिनने क्या है थोड़ा सा भी योगदान किसी रूप में किसी भी डिस्कवरी में दिया हुआ है, ठीक है।
समझ में आया, जिससे हम पता कर सके कि हमारे अंदर सोच कहाँ से आई कि आगे हम इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम कोई और नई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? चलिए अब मेन हेड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटम है क्या, स्ट्रक्चर्स देखते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, एटम के बारे में समझते हैं। एटम का शेप क्या है? स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। बॉल देखा है? बॉल 3D शेप की बात नहीं कर रहे, स्फेरिकल शेप। ठीक है, ये स्फेरिकल बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं मान सकता हूँ, बट स्फेरिकल शेप रहता है आपका किसका? एटम। फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल इंडेस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ मैटर। सबसे छोटा पार्ट है, इसको ना आप डिवाइड कर सकते, ना आप इसको देख सकते, नेकेड आइट से देख सकते हैं क्या? कहीं दिख रहा है एटम कहाँ है? ना आप इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते। ये चीज़ें बताई गई हैं। आप इससे भी छोटे पार्टिकल आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सारी चीज़ें देखी हैं, बट जो हमें बताया गया है रटी टराई डिफिनेशन वो पढ़ते हैं कि भाई ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? एक एलिमेंट का है ना। क्योंकि जब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, लेकिन जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट एंटिटी बोला गया किसी एलिमेंट का। क्यों बोला गया? क्योंकि ये वही प्रॉपर्टी कैरी आउट करती है जो प्रॉपर्टी किसकी रहती है? उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। समझ में आया? दैट्स व्हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो प्रॉपर्टी नहीं कैरी आउट करेगा जो प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। दैट्स इट। क्लियर? अब इनडिविजिबल, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इनविजिबल नहीं दिखता है भाई, इतना बड़ा तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा होता तो मैं नेकेड आई से देख सकते थे, हम जानबूझ के दिखाते हैं। और ये देखो, ये उसका भी वो सबसे बड़ा पोपट काटने वाला इतना बड़ा अंडा, हाँ इतना बड़ा एटम होगा तो सीधी सी बात है। आप वैसे भी अगर आप अंधे भी होंगे, अकल से अंधे, आंख से अंधे, कैसे भी अंधे होंगे, आपको दूर से दिख जाएगा वो एटम है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, उतना छोटा बना देंगे, हो सकता है आपको दिखे ही ना दिखे। अब भाई कैमरा हमारा इतना हाई मेगापिक्सल का नहीं है तो एटम को दिखा सके, नहीं हम दिखा भी देते। चलिए आइए आगे देखिए। फिर हाँ भाई सस्ता वाला है ना, सस्ता स्मार्ट। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं सोडियम के बारे में। किसके बारे में? सोडियम के बारे में। सोडियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ना 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 Na। मान लीजिए सोडियम पूरा भरा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको क्या हो गया? एटम। जो प्रॉपर्टी सोडियम कंटेन करेगा वही प्रॉपर्टी कौन लेके चलेगा? आपका एटम। ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टीज किसकी रहेंगी? इस पर्टिकुलर एटम की रहेंगी। बट अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है, वो सब मिलके बना है ना, ये सब मिलके बना है ना, तो जरूरी थोड़ी वही प्रॉपर्टी कैरी आउट करे। भाई बहुत सारे ऐसे एटम हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बहुत सारे ऐसे एटम जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वो कैसे हैं, क्यों हैं, काहे हैं, किस लिए हैं, आगे देखेंगे। चलिए आइए देखते। चलिए, तो आप समझ गए ना, एटम के बारे में जान गए, पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। भाई एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होंगे? आधे वाले, जो छोटे वाले। इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही लिख रहे हैं ना? हाँ, साइन गलत है। ओके ओके, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, तो आप उधर बैठ सकते, नहीं दिख रहा है, आप जा सकते। ये हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन क्या रहता है? जीरो, नो चार्ज। वो ज़्यादा लोड नहीं लेता, एकदम शांत बैठता है, उसमें कुछ है ही नहीं, नो चार्ज, बस मास है। ठीक है, वेट है इसका, इसी का वेट को हम कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रॉन कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन सेम रहता है, लेकिन अलग अलग हाइड्रोजन का मास नंबर अलग अलग आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन की
जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कम ज़्यादा होता रहता है। ये तो फिक्स रहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रॉन आगे बढ़ता घटता रहता है। उसके कारण अलग अलग टाइप्स के हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, C12 याद करो, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। कैसे पढ़ा? उनका न्यूट्रॉन का नंबर आगे पीछे बढ़ता घटता रहता है। ये तो सेम रहते हैं बट न्यूट्रॉन नंबर आगे बढ़ता रहता है घटता रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन जो हो गया क्या हो गया आपका? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चलिए अब बात करते हैं कि इनको मेजर कैसे किया जाता है। मेजर किया जाता है इनका चार्ज किसमें? कूलम में। किसमें? कूलम। और इस कूलम के बारे में और ज़्यादा आप पढ़ेंगे कब? 11। जो कुछ ना हो वो 11 में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका क्या है, 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 माइनस क्या है? माइनस है प्लस में? माइनस। ये किसमें है? पॉजिटिव में, ठीक है। और भाई अगर सीधी सी बात है, अगर सेम ना होता तो न्यूट्रल थोड़ी ना होता एटम, तो इसमें भी सेम रहेगा, बस खाली चेंज क्या होगा? साइन। -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। जो आप मेजर करते हैं इसके चार्ज को, वो दोनों में सेम है, बस खाली एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने सही किया ना? नहीं लग रहा तो बोलो ना भाई। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। बोलिए, थोड़ा सा मुंह खोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए अब यहाँ तो निकल आया भाई पार्टिकल। अब यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल हो तब तो उसको हम मेजर करेंगे, ये तो न्यूट्रल है ना इलेक्ट्रिकली, तो यहाँ पे क्या होगा? शून्य, अनलो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है, नथिंग जी। ये वही दिमाग है जो एग्जामिनेशन के पहले का होता है, जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। नथिंग, न्यूट्रल। आंसर आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं, वैसे भी कुछ नहीं आता। चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम रहता है, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। वो किसके इक्वल होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पढ़ा है ना आपने लास्ट चैप्टर, उसमें आपने देखा ना एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, तो उसके इक्वल होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम मानते ही नहीं कि इसका कुछ मास होता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, लेट इट बी, होना है तो क्या करेंगे भाई, इतना कम मास लेके क्या करेंगे, ठीक है। इससे अच्छा हम न्यूरा मास ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट व्हाई दे आर नेग्लेजिबल। इतने छोटे होते हैं, इतना हल्का होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपैरिजन में इसका मास नेग्लेक्टेबल है, नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो। आगे बात करते हैं डिस्कवरी कैसी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। और कैथोड रे, या हम बात करें न्यूट्रॉन, कैथोड रे किसने बताया आपको? सर J.J. थॉमसन, ठीक है। इसको हम न्यूट्रॉन भी कहते हैं, या फिर हम दूसरा नाम ऑफ प्रोटॉन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे भी कहते हैं, या फिर सर J.J. थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया है। और हम बात करें प्रोटॉन को, उसको हम कैनाल रे भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम उसका है। और जो हमारा न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज भी कोई नहीं है, उसको कोई निकनेम भी नहीं है, ठीक है, हम निक्कू रख देते हैं, निक्कू, ठीक है। बेचारा नाराज ना हो जाए इसलिए निक्कू रख देते हैं, वैसे कुछ है नहीं, निक्कू लिख दो, पता चले निक्कू इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वो आपको निक्कू नंबर मिल जाए, 0 हो जाए, न्यूट्रल वाकई में फिर 0 हो जाए, ठीक है। लिख मत देना, हम सोच रहे नाराज ना हो, थोड़ा सा पीठ थपथपाने वाला, जो वही बच्चा है जिसको फेल हो जाता है तो बाद में पेड़ कुछ नहीं बेटा, आगे देख लेंगे। चलो देखते हैं।
फिर लोकेशन की बात करें, लोकेशन तो आपको पता ही है, हम रायबली में हैं, रायबली में ट्यूटोरियल कोचिंग में पढ़ा है, ठीक है। अपनी लोकेशन बात नहीं करें, किसी बात कर रहे हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें। तो जो न्यूक्लियस है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बड़ा भाईचारा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका कोई वो नहीं। अब जिसको तो साइडलाइन ही कर दिया गया, मास लिया तक नहीं है उसको, वो ऑर्बिटरी कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने अभी एक्सपेरिमेंट्स में ही पढ़ा, ठीक है, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, ये सब चीजें हमने पढ़ा है लास्ट वीक। चलिए आगे देखते हैं। फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात कर लें। एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, और मास नंबर को ए से। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को ए से, ठीक है। आइए देखते हैं, ऐसे नहीं, ए से। चलो आइए देखते हैं फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर। क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर और डेट इज मास नंबर। जो हम पढ़ते हैं ना, टेबल में याद करते हैं, हम वो मास नहीं याद करते, हम क्या याद करते हैं, मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर है मास नंबर, मास नहीं लिखा है, मास नंबर लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर। तो इसमें हम क्या गिनते हैं, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जैसे सोडियम की बात करें, किसकी, सोडियम की, तो नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा इक्वल रहता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी इक्वल हो जाता है तो सीधी बात है, फिर बस एक का पता हो तो सबका निकाल लेते हैं। लेकिन ये दो सेम होते हैं, ये दो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जरूरी नहीं है ये तो कंपलसरी ये दोनों सेम होंगे, बट क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो सीधी बात स्टेबल होगा ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है ये एटम के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन भी सेम रहे। कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें इक्वल हैं, कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें इक्वल नहीं है, कम है, कई ऐसे केसेस देखे जिसमें इक्वल नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी है क्या कहते हैं, ये दोनों इक्वल होना। अब न्यूट्रॉन इक्वल होना इक्वल हो, उसकी मर्जी भाई, थोड़ा उसको भाई अगर चार्ज नहीं दे रहा हो तो उसको थोड़ा सा इतना मर्जी दो, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए। चलो आगे देखते हैं। फिर अब सोडियम की बात करें तो उसमें कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और प्रोटॉन कितने रहते हैं हमें बताएंगे आर्यन, बताइए। इलेक्ट्रॉन 11 रहते हैं, प्रोटॉन कितना रहेगा, हाँ कैसे पता चला, इक्वल होते हैं, तो 11 प्रोटॉन भी रहेंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं जो इक्वल रहते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल रहते हैं, दैट्स वाई, क्लियर, दैट्स वाई स्टेबल है। और न्यूट्रॉन की बात करें वो कितना है, न्यूट्रॉन जिसका कोई वो चार्ज नहीं वो कितना है, 12, क्लियर। एक इसमें बात कर रहे हैं हम सोडियम में। तो अब ये सारी चीजें पता चल गई कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। अब ये जानते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, क्लियर। आइए देखते हैं। एटॉमिक नंबर जेड, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ये क्या है, ये जो टोटल नंबर प्रेजेंट है इसका, चाहे इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम है ना, प्रोटॉन का भी नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है तभी भी एटॉमिक नंबर पता है, क्योंकि दोनों सेम है। इज दैट क्लियर। तो सम नहीं मैंने बोला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दो में से कोई एक भी पता है तो आपको एटॉमिक नंबर पता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज दैट इज
Z इज इक्वल टू 11। इज दैट क्लियर? Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। अब मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या है? मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो क्या हो जाएगा आपका मास नंबर, दैट इज ओके। तो इसमें देखिए क्या हो गया। अब मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मींस इक्वल टू क्या हो गया 11 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 23। आपको मास नंबर निकाल आया। कोई दिक्कत आई यहाँ पर? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो एटॉमिक मास कैसे निकले, एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, और साथ ही साथ क्या है मास नंबर निकलेगा कैसे, किसी भी क्या कहते हैं आपका एलिमेंट का आप निकाल लोगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने कई बार बोला है लगभग कितने तक, लगभग एटॉमिक नंबर कितने तक 20 तक आप तैयार कर लीजिएगा, आपका 10th का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। 10वीं के आगे जब 11th में आप लेंगे तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। मुझे लगता है ज़्यादातर आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि फिर आपके पास एक्सपेरिमेंट बढ़ जाएंगी। बट अगर 20 तक आप याद करते हैं तो आपका एक कहते हैं आपका काम चला हुआ नहीं हाउ, या फिर आप 90% में भी आप निकल जाएंगे, अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे केमिस्ट्री। लेकिन 20 तक कंफर्म याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो तो क्या न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? क्या करोगे भाई, एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ही तो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, निकल आएगा। कोई दिक्कत है नहीं। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आ गए तो बड़े आसानी से हो जाए। समझ में आ गया? चलिए अब एक और चीज जान लीजिए, होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सेंटर। एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों कहा जाता है कि जो पूरा मास है किसी भी एटम का वो सेंटर में कंसंट्रेटेड क्यों? आप आंसर दे सकते हो। क्योंकि भाई आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। दैट्स व्हाई द टोटल मास ऑफ एन एटम इज टोटली कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। ये सेंटर में ही तो होता न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके चलिए आगे बढ़ते। एटम और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, सही है या गलत? सही है भाई, क्योंकि आपका प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों इक्वल होते हैं। हाँ उल्टा बोल दिया था। प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सीधा है, दोनों इक्वल होते हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है वो न्यूट्रल हो गया ना। न्यूट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है चार्ज में। इसीलिए जो हमारा एटम क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। भाई अगर ऐसा हुआ तो कहोगे सर, आपके मन में सवाल आएगा कि सर कैसे कोई एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मैंने लास्ट चैप्टर में ही बताया था, याद होगा आपको। अगर भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई कंपैरिजन टू द प्रोटॉन, तो क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज। कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अब थोड़े से छोटे मोटे और सवाल समझते हैं, छोटे सवाल समझते हैं और कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, कैसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो आइए उन सभी चीज़ें देखते हैं। चलिए आप कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक याद करिएगा। आपको प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर सारा कुछ दिया होगा, जिसमें आपकी बुक में एक टेबल होगी, ठीक है। यहाँ वाली टेबल नहीं, हाँ वो टेबल होगी, उस टेबल में आप ढूंढ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए
अब हाइड्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है 1, प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 0, डैश है ना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का 1, मास कितना, मास बताओ कितना होगा सर, मास भी होगा आपका मास नंबर 1। क्यों होगा मास नंबर 1? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, 1 + 0 1 ही तो रहता है, 1 + 0 1 ही तो होगा। फिर हीलियम का प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो एटम मास नंबर क्या हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 11, यहाँ पे 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। एटॉमिक मास नंबर कैसे निकला भाई? आपको नंबर ऑफ क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन, और नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। थैंक यू। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आपको पता होना चाहिए, वही उसी का मास हम गिनते भी हैं, बस उन दोनों को ऐड कर दीजिए आपको मास नंबर निकल आएगा। अगर किसी का मास नंबर दिया हुआ हो और इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल हो ही जाएगा। और रही बात क्या कहते हैं न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए, तो जो भी मास नंबर दिया है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इस तरीके से आप कई सारे एलिमेंट के नाम पता कर सकते हो। ठीक है भाई, ऐसा एलिमेंट जिसके पास एटॉमिक नंबर 6 हो और क्या हो, मास नंबर उसका 12 हो, तो आप बता नहीं सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा, कार्बन होगा ना, डाइऑक्साइड तो कंपाउंड हो गया। बोल क्यों नहीं रहे, बोलो भाई, जानबूझ के भी गलत करें उसके बाद भी आप लोग ना ठोको तो अच्छा नहीं लगता। चलिए, तो फिर कार्बन हो गया, आप आराम से एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझते हैं। एक मैजिकल नंबर याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे मैजिकल चीजें आप सीखते हैं तो मैजिकल नंबर भी याद कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n²। 2n²। इससे हम क्या पता करें, इससे हम हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, इससे हम ये पता करेंगे एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे पहले में k की बात करें, मीन्स पहला ऑर्बिट, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, n का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। दूसरे की बात करें, कौन सा है आपका L, मीन्स सेकेंड की बात करें, वहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू 8 एंड द थर्ड ऑर्बिट दैट इज m, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18 मैक्सिमम। ये देखिए, अब आप कहोगे, आपके मन में सवाल आएगा सर वहां पे 8 भी रहता तो स्टेबल रहता है। 8 में स्टेबल तो हो जाता है, बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट कंटेन कर सकता है, कर रहा है नहीं रहा ये अलग मैटर, बट कर सकता है कितने, वो कितना है 18। कितने, 18, 18 और द लास्ट वन इज, आगे देखिए, क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स को डिस्कवर थोड़ी ना किया है, विश्व में जितने भी एलिमेंट हैं सबको हमने डिस्कवर नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हमने डिस्कवर नहीं किया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बता दी गई है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में हो सकते हैं वो कितने हैं, 18 हो सकते हैं, है या नहीं है ये हमने डिस्कस नहीं किया। मैक्सिमम जो हो सकते हैं कितने हैं, 18। इज दैट क्लियर? इसीलिए फॉर्मूला बताया गया। आइए देखिए नेक्स्ट वन, फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, n दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32। समझ में आया? इतने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में हो सकते हैं। ठीक है, अब कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। पहला, कि आज तक तो हमने नहीं देखा 18 थर्ड में हो। रीजन क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ का अभी तक हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है वो डिस्कवर किया ही नहीं। ठीक है,
और जो वैलेंसी है आपको सिर्फ और सिर्फ 18 तक सिखाई जाएगी, 18 एटॉमिक नंबर तक, 18 तक, दैट इज वेरी लेस। ठीक है, उसके बाद रही और आगे की, तो उसको हम कब डिस्कस करेंगे? 11th, क्योंकि उसी में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 18 है, उसके बावजूद भी हम अलग अलग क्यों रखते हैं। ठीक है भाई, अगर वो नहीं जानोगे तो आपको समझ में थोड़ी ना आएगा कि भाई कैसे अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेकेंड और थर्ड सेल में। दैट्स वाई आपको लिमिट किया गया कहाँ तक? 20 एटॉमिक नंबर तक, क्योंकि वो सिखाया नहीं गया है तो क्वेश्चन पूछेगा भी कैसे एग्जामिनर। समझ आया? एग्जामिनर भी तो एक टीचर है, तो आपसे टेस्ट ले रहा है वो भी तो एक टीचर है, वो भी तो पढ़ा रहा है। जब वो पता है कि हमने वो जादू सिखाया ही नहीं बच्चों को, तो उस जादू का हम प्रयोग करने कैसे कह सकते हैं? भाई जो चीज़ हमने नहीं सिखाया वो कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो बाकी की बातें जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उठना चाहिए। नहीं उठ रहे हैं तो बहुत बुरी बात, उठ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में। नहीं उठ रहे हैं तो मीन्स इंटरेस्ट मर चुका है, तो जगाओ इंटरेस्ट को, अगर मर गया हो। ठीक है, उसे वो शॉक ट्रीटमेंट दो, सब कुछ दो, इंटरेस्ट जगाओ। चलो हाँ बोलो। एंड नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट 2, पहला ऑर्बिट 1 होगा, नंबर ऑफ सेल मैक्सिमम 2, सेकेंड अभी 8, थर्ड 60, थर्ड कहाँ गया 18, फोर्थ 32। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अभी पढ़ोगे कहाँ तक? आप बहुत ज़्यादा 18 तक पढ़ोगे। ठीक है, जैसे क्या है आपका हाइड्रोजन, क्या है? स्टेबल नहीं है, क्योंकि भूख कितने की थी? पहले ऑर्बिट को भूख कितने की थी? 2 की थी ना, मिला कितना? 1। भूखा है बेचारा, चाहिए कुछ और, चाहिए स्टेबल होने के लिए चाहिए कुछ, क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स वाई वो एक सिंगल हाइड्रोजन आपको नहीं मिलता है, स्टेबल नहीं है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन। हाईली रिएक्टिव है ना, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। और वही दूसरे नंबर पे हीलियम बैठा हुआ है, वो चलो जबरदस्ती है कर लें, कोई प्रेशर नहीं, लोड नहीं है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना ही। शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमें भाई ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भूख भर गया, पेट भर गया। सेकेंड जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं, वैकेंसी फुल है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अब इसको भाव यार, ये नहीं तो फर्स्ट सेल तो कम्प्लीटेड है 2 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन दूसरे में यार ये 1 आ गया है, अब हम 7 इलेक्ट्रॉन लें, इससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देना। भाई अगर आपके पास 7 चीज़ें चाहिए एक कमरे को भरने के लिए, तो उससे अच्छा ना एक लोग को भगा दो कि हमको कमरा ही नहीं चाहिए, छोड़ो रहेगा ना। तो भाई सेकेंड जो ऑर्बिट है उसमें एक अकेला आके दिमाग खराब कर दिया, भाई देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ही नहीं कुछ, तो क्या भाई 1 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2,1। अब यहाँ पे तो 8 की भूख है ना, और मिल कितना रहा है 1, वही बहुत कम। तो अब क्या करेंगे, इसको भगा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव देंगे, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इसको हम देने के लिए तैयार हैं। और जब हम ये दे देंगे तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा ना, तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यही 7 होता, ये होता 2,7, ठीक है, तब हमें 1 मिल जाए तो काम बन जाए। 7 को कहाँ भगाएंगे? 7 लोग हैं, 1 लोग मिल जाए काम चल जाए, और 7 लोग कहाँ भगाएंगे? ये कौन सा है? हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो काम चल जाता, चल जाता, यहाँ पे काम चल जाता। समझ में आया? इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे का जादू आगे देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 में भी एक ही है इलेक्ट्रॉन, पहले सेल ही रहेगा, दूसरा सेल जा ही नहीं सकते। इसमें क्या है? दूसरा सेल नहीं जाएगा, इसमें 2 1, इसमें क्या हो जाएगा 2 2, इसमें क्या हो जाएगा 2 3, इसमें क्या हो जाएगा 2 4, इसमें क्या हो जाएगा 2 5,
इसमें क्या हो जाएगा 2 6, इसमें क्या हो जाएगा 2 7, इसमें क्या हो जाएगा 2 8। ये स्टेबल हो गया, नियॉन स्टेबल है ना जी। फिर 2 8 1, फिर 2 8 2, फिर 2 8 3, फिर 2 8 4, बड़ी गरीबी, फिर 2 8 5, फिर 2 8 6। ठीक है, अगर 2 8 8 हो जाता तो स्टेबल हो जाता। ठीक है, स्टेबिलिटी। चलिए यही देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सल्फर को दिखा देते हैं और बाकी तो आप देख ही लोगे। चलिए देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया यार न्यूक्लियस। इसमें क्या है आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑर्बिट 3 लगेगा, दूसरा हो जाएगा, ओ माय गॉड ये तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए एक बात ये जान लीजिए, अभी हम देखिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे हो गया 2, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटेड। सेकेंड में 8 2 2 4 2 6 2 8। अब अगले में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसे ही दिखता होगा आपका एटम, बट ऐसा नहीं। ये क्या है, ये मूविंग फिगर है, नहीं फिक्स फिगर है ना। तो अब ऐसा दिखा नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सुख रहे हो घुमाते रहे हैं, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये एक मान लो जैसे रहता नहीं क्या, आगे फोटो खींची जाती तो आप वहीं खड़े रहते हो क्या, पता चला कि वहाँ झरने में गए, झरने के पास खड़े तो फिक्स हो हमेशा है नहीं। उसकी भी फोटो भाई, उसने भी पोज दिया, अब पोज देने के बाद वो भी घूम सकता है ना, उसको बांध दिए तो नहीं, वो घूमता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब इसे पहला सेल किसी ने कंप्लीट किया तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल है। सेकेंड सेल क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब कंप्लीट किया है। थर्ड सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तब भी वो स्टेबल है। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत? चलो और आगे की बात इसमें देखिए, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चीज़ें बताई नहीं, बताई गई, बट और ज़्यादा अच्छे आप तभी समझोगे ना जब और आगे पढ़ोगे। भाई डॉक्टरी पढ़नी हो तो कहते हैं हम 10th की बायो पढ़ लें और डॉक्टरी आ जाए, कैसे आ जाएगी नहीं पॉसिबल है ना। और अच्छे से जानकारी के लिए हमें अलग अलग और डिफरेंट कोर्स करने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है और हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है, वो कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे कि हाईली नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखेंगे और केमिकल स्टेबिलिटी समझेंगे, ऑक्टेट ड्यूप्लेट रूल समझेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इज अनस्टेबल बिकॉज द फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट इज नॉट कंप्लीट। पहला हाइड्रोजन का ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। सिंगल हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, लेकिन जब 2 हाइड्रोजन हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। H2O देखो, हाइड्रोजन 2 है, स्टेबल है कि नहीं। चलिए फिर इसीलिए हमें H2 फॉर्म में मिलता है। जब हम एटम की बात करते हैं तो H2 फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन वांट टू कंप्लीट ड्यूप्लेट, सो फॉर द स्टेबिलिटी इट वांट इलेक्ट्रॉन, that's why need to react with another element to be stable। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो रिएक्ट करना चाहता है, तड़पता रहता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी भी वो आसानी से किसी भी कहते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जिससे वो अपना एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करे। समझा है? फिर इसीलिए इसे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं और हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बचेगा ही क्या है, पूरा घर खाली हो जाएगा। चलिए हीलियम He से ये स्टेबल है क्योंकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल है सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट में वो 2 अवेलेबल है पूरा। फिर सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, नियॉन आपका स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सेकेंड ऑर्बिट की वो 8 है, वो उसको मिल चुका है, दैट्स वाई दैट इज स्टेबल। नेक्स्ट, स्टेबल्स आर नोन एज नोबल गैसेस। स्टेबल को नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं।
ठीक है। ये वैसे बच्चे होते हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी वो कहेंगे क्या करना है, तुम अपनी जबान खराब कर रहे हो, आगे चले जाते हैं। वाकई में वो अच्छे होते हैं, मैंने कहा वो खराब होते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि वो उन गतिविधियों से बच रहे हैं जिन गतिविधियों में वो संलिप्त नहीं होना चाहते, ठीक है। थोड़ा हाई प्रोफाइल हिंदी हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर आफ्टर सेकेंड the maximum required of the orbit can be greater than 8 but it can be stable after having the 8 electrons। सेकेंड के बाद थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है आपका 18, बट अगर उसे 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तभी कहता है चलो ठीक है मैं स्टेबल हूँ, काम चला लेता है, ठीक है, वो स्टेबल की तरह रहता है, क्लियर। अगर उसे 8 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं तो इज दैट क्लियर। हाउ आर कंपाउंड फॉर्म, अब कंपाउंड कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं, फटाफट इसे देखते हैं। जैसे कि Na+Cl, देखो Na का क्या है, Na का क्या है, Na का एटॉमिक नंबर क्या है, हाँ कितना है 11 कहाँ गया, 11 कहाँ गया, Na सोडियम कहाँ गया, इसका क्या हो जाएगा 2 8 और 1। थर्ड में एक ज़्यादा है, अगर ये निकल जाए तो इसका काम बन सकता है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्या होगा 2 8 7, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या चाहिए हमें चाहिए बदला, चलो यहाँ पे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन कि इसका थर्ड जो है स्टेबल हो सके, यहाँ पे इसे भगाना है। 7 तो हम मांग नहीं सकते, हम क्या कहेंगे भाई जिसके पास कमी ज़्यादा है वो थोड़ी उससे थोड़ी मांग सकते। मान लीजिए हमारे पास 7 की कमी है, 7 रुपये हमारे पास कम है तो वहाँ से 7 रुपये दे दो, नहीं हमारे पास एक ज़्यादा है ले लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक दे सकते हैं, तो किसको देंगे, किसको देंगे, हाँ यहाँ किडनैपिंग ही चलती है, यहाँ पे बंदूक के दब पे सब ले आओ, ठीक है, गुंडाई दिखा दो, तो ये एक दे देता है बेचारा प्यार से आराम से, एक इसको दे देता है, किसको देता है क्लोरीन को। तो अब इस क्लोरीन स्टेबल हो गया, ठीक है, जब एक उसे मिल गया और एक जब उसे दे दिया इसने सोडियम ने तो वो भी स्टेबल हो गया ना, वो भी अनस्टेबल थोड़ी ना है। अब देखो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुँच गया तो क्या हो गया हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। आपको पता है अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई दैट फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। और इसी कारण से अवेलेबल क्योंकि ये क्या है आपका, ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया है कि पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ है, एक इसने शेयर किया है, और ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तभी ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्योंकि फिर ये इलेक्ट्रिकली फिर से ये क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। नहीं पता चलता कि हम वो इलेक्ट्रिक वायर के बगल में नमक रखा है तो नमक चिपक जाता है वायर, ठीक है। होता है क्या सर, हाँ होता है क्या, होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया, क्लियर, समझ में आया, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया नहीं आया, हाँ। NaCl जो है न्यूट्रल होगा, समझ में आ गया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इससे आपको हम अभी पूरा कहानी इसमें फिगर बना के दिखाएं, क्या फ़ायदा, आप वैसे बनाना यही है भाई। बीच में आपका क्या हो गया न्यूक्लियस, फिर साइड में ऑर्बिट्स हो गए, ऑर्बिट्स में आप अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, ठीक। कोई फिक्स पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, समझ आए, इज दैट क्लियर, हाँ बोलिए। सर अगर हमें सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 8 बचेगा, तो नियॉन नहीं बन जाएगा, हाँ मतलब नियॉन बन जाएगा, हाँ। अच्छा सबका आइटम सेम होता है क्या, कब मैंने बोला सबका आइटम सेम होता है, नहीं होता ना, मैंने बोला क्या कि सब एलिमेंट के आइटम सेम होते हैं, अगर सेम हो तो सबकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती। भाई नियॉन कैसे बन जाएगा, नियॉन के बराबर इसमें वो तो हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर नियॉन थोड़ी तो बन जाएगा, क्या बात है भाई। आप अगर 10 रुपये किसी को उधार देते हो तो फिर आप अंबानी बन जाओगे, बैंक बन जाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए आप जो रहोगे वही रहोगे, चलिए समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे वैलेंसी कर लोगे, वैलेंसी करना आ गया, डोनेशन करना आ गया, चलो आओ देखते हैं।
अब एक चीज और जान लीजिए, अप टू 4, अप टू 4, अप टू 4 क्या होता है, वो दान देते हैं, डोनेट करते हैं। अगर आखिरी जो है, आखिरी क्या ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तक बचते हैं तो क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जार ले नहीं सकते क्या? हाँ, जार ले सकते हैं, लेकिन वो देते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे अब हाइड्रोजन कहोगे आखिरी में एक ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं उसको, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी कहते हैं, कि वो एक ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन सभी में आगे पढ़ेंगे और सारी विस्तार की बातें आगे पढ़ेंगे, बट ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। जो 4 तक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक आखिरी ऑर्बिट में बचते हैं वो डोनेट करता है, और आगे 5 से लेके 7 तक, क्योंकि 8 हो जाएगा खुद ही स्टेबल हो गया, मांगने जांचने की जरूरत ही क्या है। तो 5 से लेके 7 तक क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, 4 वाला केस जो है वो इसीलिए, इसमें कई सारे ऐसे हैं जो 4 एक्सेप्ट भी करते हैं, कई सारे डोनेट करते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस आप पढ़ोगे। बट अभी तक आप ये समझ लीजिए मेनली कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी में है तब तक वो डोनेट करते हैं, डोनर की तरह काम करते हैं, और 5 से एंड अबव वो एक्सेप्टर के रूप में भूमिका निभाते हैं। क्लियर, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक्सेप्शनल केसेस को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब 3 चीजें बची हैं, उसके बाद आपका चैप्टर होगा, दैट इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, देन आपका चैप्टर ओवर हुआ। सॉरी, ओके, आगे बढ़ते। चलिए बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या है? एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरिंग मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर डिफरेंट होता है। आप एक वाजिब सी बात जानते हैं कि आज तक आपने जितने भी, आपने अगर पीरियोडिक टेबल भी देखा होगा तो आपने सेम एटॉमिक नंबर के कोई भी एलिमेंट्स में अलग अलग एलिमेंट्स नहीं देखे। तो सीधी बात है, एक ही एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर का हो सकता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बट मास नंबर 3 तरह के हाइड्रोजन लिए गए हैं। एक हाइड्रोजन जिसका मास नंबर कितना है, 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3। तो अब अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो सीधी बात है अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो दूसरा चीज बढ़ता है, वो जो बढ़ सकता है वो न्यूट्रॉन। तो पहला जो जिसका 1 है तो वहाँ पे 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। दूसरा जिसका 2 है मास, उसका 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तीसरा हाइड्रोजन जिसका 3 है मास, उसका 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, दैट्स वाई उसका चेंज हम देख रहे हैं, मास में चेंजेस देख रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो यहां बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार क्या है? ऐसे एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18 और कैल्शियम का 20, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है आर्गन में, और कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 20। अब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, एटॉमिक किसकी बात करेंगे? मास नंबर की, सॉरी मास नंबर की बात करें तो 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 40। यहाँ पे 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 40। तो मास नंबर सेम है बट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक नंबर। ये हुए कौन से? आइसोबार। आइसोटोप्स आपने देख ही लिया। लास्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है? एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो, जैसे एग्जांपल बोरॉन और कैल्शियम, कार्बन। ठीक है, बोरॉन में भी 6 न्यूट्रॉन रहते हैं, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन। अब मास नंबर डिफरेंट रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बोरॉन में 5 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोरॉन में 5 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है कार्बन में 6 होते हैं और बोरॉन में 5 रहते हैं। इसी कारण से इसका मास नंबर 11 हो गया, इसका मास नंबर 12 हो गया। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, आपको समझ में आ गया? क्लियर है? यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो आपको कुछ चीज़ें अगर फिर से देखनी हो तो आप जाके वीडियो फिर से देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो लोग नहीं आए आप लोग तो वीडियो ही देख रहे हैं।
बाकी जो डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं। बट फ्रॉम टुडे 5 days इज नो वीडियोज़ नो क्लासेस। 5 दिनों तक आपसे सुना जाएगा क्वेश्चन आंसर्स, क्या कहते हैं, एक दिन फिजिक्स का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का एक चैप्टर, अगले दिन फिजिक्स का एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, उसके अगले दिन तीसरा चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, और चौथे दिन फिजिक्स का चौथा चैप्टर और केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद 5वें दिन अगर जो कुछ एक्सेप्शनल केस में कुछ थोड़ा बहुत छूट जाएगा वो आपसे सुना जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है कब से शुरू होगी, मंडे से लेकर के कब तक, मंडे फ्राइडे तक। और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए, सैटरडे को मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बायो का, पहला चैप्टर, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि हमारा क्या दिक्कत है, और एग्जामिनेशन तो बिल्कुल नहीं दे सकते, ओपन बुक टेस्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता कैसे करो, ठीक है। बट ये तैयार जरूर होना चाहिए, ठीक है, ये तैयारी हम जरूर चेक करें। ओके, फिर यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय।